तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में उतरते हैं। हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो सरकारों द्वारा रचे गए भ्रम और जमीनी सच्चाई के बीच के एक बहुत बड़े अंतर को बेनकाब करता है। हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध की, जिसे द ग्रेट वॉर भी कहा गया। जब ये शुरू हुआ तो हर देश ने इसे एक महान, साहसिक और गौरवशाली कृत्य बताकर बेचा। लेकिन जिन लोगों ने वास्तव में उन कीचड़ भरी खाइयों में रहकर लड़ाई लड़ी, उनके लिए ये अनुभव कैसा था? आज हम सीधे उन ऐतिहासिक दस्तावेजों और निजी डायरियों के जरिए इस कहानी को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे राजनेताओं के बड़े बड़े वादे और युद्ध की खौफनाक हकीकत एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जरा 1917 के इस अंश पर गौर कीजिए। सेकंड लेफ्टिनेंट W.H. स्मिथ लिखते हैं, मैंने अक्सर युद्ध के रोमांस के बारे में पढ़ा है, अब मैंने आधुनिक युद्ध की भयावहता और वास्तविकता का अनुभव किया है। ये एक पंक्ति हमारे आज के पूरे विश्लेषण का मूल आधार है। एक तरफ वो रोमांस था, राष्ट्रवाद और बहादुरी का वो सपना जो राज्यों ने अपने लोगों को दिखाया, और दूसरी तरफ थी वो कीचड़, वो खून और वो भयानक हकीकत जिसका सामना इन सैनिकों ने रोजाना किया। ये सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी का भयानक मोहभंग है। खंड 1, वैश्विक माचिस की तीली, 1914 का एस्केलेशन। आइए देखते हैं कि कैसे कूटनीतिक विफलताओं की एक छोटी सी चिंगारी ने पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया। 1914 की गर्मियों के इस घटनाक्रम को देखिए। जो बात वाकई हैरान करने वाली है वो है इस पूरी घटना की रफ्तार। 28 जून को आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या होती है, और फिर देखिए कैसे कुछ ही हफ्तों और दिनों के भीतर दुनिया की महाशक्तियां ताश के पत्तों की तरह एक के बाद एक युद्ध में कूद पड़ती हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, रूस, फ्रांस और फिर यूनाइटेड किंगडम। संधियों और गठबंधनों के उस जटिल जाल ने देखते ही देखते एक स्थानीय विवाद को एक भीषण वैश्विक संकट में बदल दिया। मतलब ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। खंड 2, शब्दों का युद्ध, जनमत तैयार करना। इतनी बड़ी सेना जुटाने के लिए सिर्फ आदेश काफी नहीं थे, मनोवैज्ञानिक मोर्चे पर भी लड़ाई लड़नी थी। सोचिए, लाखों लोगों को मौत के मुंह में भेजने के लिए आपको उन्हें मानसिक रूप से कैसे तैयार करना होगा। इसके लिए युद्धरत राष्ट्रों ने एक एकजुट जनमत गणना शुरू किया। हैब्सबर्ग राजशाही जैसे राष्ट्रों ने संचार के आधुनिक साधनों का पूरी तरह से इस्तेमाल किया। फिल्में, पोस्टर, पोस्टकार्ड्स और कार्टून, इन सब के जरिए युद्ध रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। लोहे के लिए सोना यानी गोल्ड फॉर आयरन जैसे अभियानों को ही ले लीजिए, जहां नागरिकों को युद्ध के खर्च के लिए अपने गहने तक दान करने के लिए प्रेरित किया गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। और इस रणनीति का असर उस वक्त के अखबारों में साफ झलकता था। जुलाई 1914 के इस अखबारी शीर्षक को देखिए, हम तैयार हैं। राजनीतिक नेतृत्व ने बहुत ही चालाकी से जनता की भावनाओं का फायदा उठाया। सबसे अहम बात यह थी कि उन्होंने राज्य के प्रति वफादारी को ही सर्वोच्च धर्म बना दिया। अगर उस समय किसी ने सरकार के दावों पर जरा सा भी सवाल उठाया तो उसे सीधे तौर पर देशद्रोही करार दे दिया जाता था। बस एक ही आवाज गूंज रही थी, और वो थी सरकार की आवाज। तो यहाँ हमारे सामने एक बहुत ही गहरा विरोधाभास पैदा हो जाता है। एक तरफ राज्य का वो संदेश था जो खुशी, राष्ट्रीय एकता और गौरव की उम्मीदें जगा रहा था, बिल्कुल एक फिल्मी कहानी की तरह। लेकिन दूसरी तरफ क्या था? दूसरी तरफ थी युद्ध के मैदान की वो असली निर्मम वास्तविकता। विनाश, बेहद कठोर सैन्य अनुशासन और वो भयानक मानसिक आघात जो उन सैनिकों के साथ जिंदगी भर रहने वाला था। खंड 3, यांत्रिक वास्तविकता, तकनीकी आतंक। चलिए अब समझते हैं कि कैसे नई तकनीक ने युद्ध का पूरा चेहरा ही बदलकर रख दिया। 19वीं सदी की पुरानी रणनीतियां अब 20वीं सदी के खौफनाक हथियारों के सामने दम तोड़ रही थीं। तकनीकी विकास की इस रफ्तार पर गौर कीजिए। जनवरी 1915 में रासायनिक हथियारों का पहला इस्तेमाल होता है। फिर समंदर में यू-बोट पनडुब्बियां तबाही मचाती हैं। 1916 आते आते वर्दन की खौफनाक लड़ाई शुरू होती है, और उसी साल अंग्रेज पहली बार युद्ध के मैदान में बख्तरबंद टैंक उतार देते हैं। कुछ ही महीनों के भीतर इंसान ने एक दूसरे को मारने के ऐसे तरीके ईजाद कर लिए जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तकनीक अब सचमुच एक मौत की मशीन बन चुकी थी। और इन नई मशीनों का अंजाम क्या हुआ? जरा इस संख्या पर गौर करें, 3 लाख। ये महज कोई आंकड़ा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सोम की लड़ाई की शुरुआत में हताहत हुए लोगों की संख्या है। जरा इस तबाही के पैमाने के बारे में सोचिए।
इन आधुनिक मशीनों ने जिस स्तर का भारी विनाश किया वो मानवीय इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। खंड 4 मिट्टी से मिली डायरिया, मानवीय वास्तविकता। इतने बड़े आंकड़ों को समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए अब हम उन असल मानवीय अनुभवों की बात करेंगे जो सैनिकों और आम नागरिकों की डायरियों में दर्ज हैं। ये दस्तावेज हमें युद्ध का एक बिल्कुल ही अलग पहलू दिखाता है। एन हरसेंट कोई सैनिक नहीं थे, वो एक 55 साल के आम फ्रांसीसी नागरिक थे। सेंट लॉगर के खंडरों में मिली उनकी ये डायरी बताती है कि कैसे मोर्चे के पास फंसे आम लोगों की जिंदगी नर्क बन गई थी। आसमान से गिरते बम और गैस हमलों का जो खौफ उन्होंने दर्ज किया है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये साफ दिखाता है कि युद्ध सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं था, ये सीधे लोगों के घरों में घुस चुका था और उनकी दुनिया उजाड़ रहा था। और ये तबाही कितने बड़े पैमाने पर थी। 79 लाख। 1914 से 1918 के बीच अकेले 79 लाख फ्रांसीसी नागरिकों को अपना घर छोड़कर सेना में जाने के लिए मजबूर किया गया। हरसेंट की वो अकेली डायरी और ये विशाल आंकड़ा, जब हम इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं तब जाकर हमें इस पूरे संघर्ष की असली गंभीरता समझ में आती है। इसने अनगिनत परिवारों की जड़ों को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया था। इस भयानक क्रूरता के बीच कुछ लोग इंसानियत और उम्मीद को जिंदा रखने की कोशिश भी कर रहे थे। एक पादरी रेवरेंड अर्नेस्ट सी क्रॉस की इस बात पर गौर करें। वो सुरक्षित फील्ड एम्बुलेंस में पीछे बैठे रहने से नाखुश थे। वो महसूस करते थे कि उनका असली काम आगे खाइयों में उस कीचड़ और मौत के बीच लड़ रहे अपने जवानों के साथ खड़ा होना है। यह दिखाता है कि युद्ध के उस भयावह माहौल में आध्यात्मिक सांत्वना की कितनी सख्त जरूरत थी। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो वाकई हैरान करने वाली है। 1915 का मशहूर क्रिसमस ट्रूस यानी क्रिसमस का युद्ध विराम। लेफ्टिनेंट कर्नल की डायरी बताती है कि कैसे कड़ाके की ठंड में दोनों तरफ के सैनिक अपनी अपनी खाइयों से बाहर आए और एक दूसरे के साथ मिलकर क्रिसमस मनाया। उन्होंने खाइयों को सजाया और बातचीत की। जरा सोचिए, जो सरकारें दिन रात दुश्मनों को राक्षस बताने वाले प्रोपेगेंडा फैला रही थी, मानवता के इस एक छोटे से पल ने उन सारी झूठी कहानियों की धज्जियां उड़ा दी थी। लेकिन सच्चाई हमेशा इतनी खूबसूरत नहीं होती। प्राइवेट वेमा की डायरी हमें युद्धबंदी शिविरों यानी POW कैंप्स की वो खौफनाक हकीकत दिखाती है जिसे देशभक्ति से भरे उन सरकारी बुलेटिनों से बहुत ही सफाई से गायब कर दिया जाता था। एक कैदी के रूप में सैनिकों ने जिस भयानक यातना और दर्द को सहा, वो सरकारों द्वारा बेचे गए उस रोमांटिक युद्ध के विचार से कोसों दूर था। ये वो सच था जिसे कोई छापना नहीं चाहता था। खंड 5 महान युद्ध का समाधान, अंतिम गणना। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरी घटना का अंत कैसे हुआ। 1918 के इस घटनाक्रम को देखिए। जो महाशक्तियां 1914 में बड़े जोश के साथ हफ्तों के भीतर युद्ध में कूद पड़ी थीं, वे अब ताश के पत्तों की तरह ढह रही थीं। मार्च में ब्रेस्ट लिटोव्स्की की संधि से लेकर नवंबर तक एक के बाद एक देशों ने घुटने टेक दिए और अंततः 11 नवंबर 1918 को कॉम्पेन के युद्ध विराम के साथ बंदूकों का वो भयानक शोर हमेशा के लिए शांत हो गया। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ इस तुलना में छिपा है। एक तरफ था वो मनोवैज्ञानिक युद्ध जो बड़े बड़े पोस्टरों और अखबारों से लड़ा गया, हम तैयार हैं, राष्ट्रीय गौरव और दुश्मनों को शैतान बताना। और ठीक उसके विपरीत थी वो कीचड़ से सनी हकीकत जो हमें इन डायरियों में मिलती है। आधुनिक युद्ध की अकल्पनीय भयावहता, क्रिसमस ट्रूस में दिखी एक पल की इंसानियत और लाखों लोगों की बेतहाशा मौत। जब हम इन दोनों पक्षों को आमने सामने रखते हैं तभी जाकर हमें द ग्रेट वॉर की वो असली और भयानक तस्वीर दिखाई देती है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंचते हैं। जब प्रचार के ये सारे बादल छंट जाते हैं तो इतिहास वास्तव में किसकी आवाज से लिखा जाता है? सरकारों के पोस्टर एक दिन फाड़ दिए जाते हैं, राजनेताओं के बड़े बड़े भाषण हवा हो जाते हैं, लेकिन जो चीज हमेशा के लिए रह जाती है वो है उन आम इंसानों की आवाज जिन्होंने खाइयों में, खंडहरों में और जेलों में बैठकर पन्नों पर अपना दर्द उकेरा। इसीलिए जब भी हम किसी बड़े वैश्विक संघर्ष को समझने की कोशिश करें तो इन प्राथमिक स्रोतों को सुनना बेहद जरूरी हो जाता है। सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ नया और गहरा सोचने का मौका मिला होगा।